आज हम आप लोग को रियल नंबर पढ़ाएंगे। पिछली क्लास जो थी, जो हमारा पिछला लेक्चर था, उसमें रियल नंबर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो उसे जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर, इन सभी जो बेसिक बातें हैं सब मैंने आपको बता दिया था। पिछले लेक्चर में बताया था कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। उसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था उसी में रेशनल नंबर की भी डेफिनेशन बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता। बताया था कि नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा था कि q 0 के बराबर नहीं होता है। बताया था कि आपको रीजन बताऊंगा, लेकिन बताया नहीं था उसमें। तो आज हम आपको सबसे पहले वही बता देते हैं कि q 0 क्यों नहीं होता है। इसके लिए कुछ बात आप देखिए। सपोज मैं लिखता हूँ 1/2। अगर मैं 1/2 लिखता हूँ, इसका मैथमेटिकली मतलब क्या है, और इसको मैं फिगर से कुछ बात समझाना चाहूँगा। सपोज आपको एक बॉल है, सर्कल ले लो, सर्कल ही मान लो इसको, और इसको मैं 2 इक्वल पार्ट में कर दिया। अगर मैं 1/2 कह रहा हूँ, इसका मतलब 1/2 का जनरल लैंग्वेज में आधा भी कहते हैं, हाफ भी बोलते हैं। तो इसका मतलब कि इस आधे की बात वो कर रहा है। तो मतलब कि 2 हिस्से में से एक हिस्से की वो बात कर रहा है, मतलब 2 पार्ट में से एक पार्ट की बात कर रहा है। अब मैं कह दूँ 3/4, मतलब कोई चीज़ टोटल जो है वो 4 पार्ट है, उसमें से ये इक्वल है और उसमें से 3 पार्ट की बात कर रहा है। 3 पार्ट आप कवर कर लो। अब ये जो दिखा रहा है, इसको मैं कह सकता हूँ कि 3/4, 4th पार्ट में से 3 पार्ट क्या है? कवर्ड है या कलर्ड है। ठीक है। अब मैं ये लिख दूँ 5/0, 5/0। अब इसका मतलब क्या है कि अब अगर 3/4 लिखा था, इसका मतलब क्या है कि 4 क्या था? टोटल पार्ट 4 को डिनोट कर रहा था। जो न्यूमरेटर है वो क्या उसके उस टोटल पार्ट में से कितनी पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो टोटल पार्ट 0 है। टोटल पार्ट कितना है? 0 है। अब इसमें से 5th पार्ट की बात कर रहा है, 5 पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक भी रुपया नहीं है, मैं कह दूं कि आप आधा दे दो, क्या कोई सेंस है? इसका मतलब नहीं ना है, मीनिंगलेस है ये बातें। अगर आपके पास 0 रुपया हो, मैं कहूं कि आप आधा दे दो, उसका क्या मतलब है? इसी तरीके से 0 है, उस टोटल 0 है, उसमें से 5th पार्ट की बात कर रहा हूं, क्या मतलब? मीनिंगलेस है। इसीलिए कहा जाता है अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट है। इसकी वैल्यू कहते हैं कि अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट है। और इसीलिए कहा जाता है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई मीनिंगलेस हो बातें हैं, कोई मतलब नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने तो एग्जाम्पल दिया है, अगर 4/3 है तो अब इसमें कैसे आप समझाएंगे? तो देखिए 4/3 है तो 4/3 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो। इसको लिख सकते हैं क्या हो आप कि 1 होल 1/3 लिख सकते हो। 3 1 जा 3 + 1 4/3। इसका मतलब होता है 1 + 1/3, मतलब 1 होल है और 1/3 मतलब कोई भी जो फिगर ही ले लो तो एक पार्ट पूरा है, एक चीज पूरा है। अब उसको अब 3 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट और लेना है हमें। बात समझ में आई? तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों 0 नहीं होता है। अब हमारा टॉपिक है रियल नंबर, आज पढ़ाएंगे, यहीं से स्टार्ट होता है क्लास 10th का। ठीक है। उसमें 2 टॉपिक बेसिकली हम लोग को पढ़ना है। पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा 3 वर्ड से मिलके बना है, देख लीजिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड है ये मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन जो है, डिवीजन क्या है? जो हम लोग छोटे थे तो देते थे 3 से डिवाइड करना है, 7 में थे 3 2 जा 6,
ये क्या है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। और लेमा क्या है, लेमा क्या है, लेमा के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मतलब कि एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है। अब इस लेमा को डिफिनीशन देते वक्त हमें कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट होता है, तो स्टेटमेंट की डिफिनीशन छोटे समय में हम आपको बता देते हैं, कम समय में, कि जो स्टेटमेंट होता है एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को अगर उसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स में दे पा रहे हैं कि ये सही है या गलत है। जैसे मैं कह दूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है, यह एक सेंटेंस है, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश, ये करेक्ट है। तो ये क्या एक सेंटेंस जो था ये सही सेंटेंस है कि नहीं, तो ये मतलब एक स्टेटमेंट है। और कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। मैं कह दूं कि अब कोई दूसरा आजमगढ़ ही ले लेता हूं कि आजमगढ़ इज द कैपिटल ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश, ये फॉल्स है, ये सेंटेंस है, ये फॉल्स है। कह पा रहे हैं कि ये गलत सेंटेंस है, इसका मतलब कि स्टेटमेंट है। इस सेंटेंस को हम बता पा रहे हैं कि सही है कि गलत, अगर ऐसा जब भी हम कर पा रहे हैं तो वो एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो लेमा क्या है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, मतलब इसको कोई प्रूव की आवश्यकता नहीं है। विच इज यूज फॉर प्रूविंग एनोदर स्टेटमेंट। और जब इसको कोई प्रूव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट का मतलब होता है थ्योरम। जब हम लोग कोई थ्योरम पढ़ते हैं तो उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इनका सहारा लिया जाता है, लेमा का। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए जो कि लेमा हो या ऐसा हो जो कि प्रूवन स्टेटमेंट हो, प्रूव्ड हो, ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो। तो एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। आप ज्योमेट्री में इस बात को पढ़ेंगे, यूक्लिड का पास्टुलेट है। जब ज्योमेट्री में बात आती है तो उसको पास्टुलेट कहा जाता है, इसी लेमा को ही। देखिए, जैसे मैं कहूँ कि एक सर्कल है और इसका हाफ मैं करूँ, तो जो इसका जब हाफ पार्ट मैं करूंगा तो जो इनके दोनों हाफ पार्ट होंगे, जो इनके दोनों हाफ पार्ट होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस बात को प्रूव करने की कोई ज़रूरत है कि एक सर्किल लिया, उसको मैं दो पार्ट में बांटा और जो दोनों पार्ट बने हैं वो आपस में बराबर होंगे। ये होगा कि नहीं होगा, इसको कुछ प्रूफ की आवश्यकता है। एक मैं स्टेटमेंट दिया कि जो अगर कोई एक कंप्लीट पार्ट है एक सर्कल, उसका मैंने दो पार्ट में बराबर किया, जो दो हाफ पार्ट है वो आपस में बराबर होंगे। ये यूक्लिड का पास्टुलेट है। ठीक है, आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे क्लास 9th में इस बात को। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इसको बताने के लिए कुछ बात हम आपको बताएंगे, उस बात को ध्यान से समझिएगा। आपको ये लगेगा कि ये चीज़ तो हम जानते थे, तो इसमें पढ़ना क्या है, ये बातें तो हम पहले से जानते थे। आप जानते थे लेकिन उसको आप केयर नहीं किए। उसको केयर कौन किया, यूक्लिड साहब ने किया। अब जब वो उन्होंने केयर किया तो उसका नाम दे दिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। अभी आपको बता रहे हैं, देखिए मैं लिखता हूं 7/2। ये 7/2 एक फ्रैक्शन है और इस 7/2 को मैं आपसे कहूं कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, 3 होल 1/2। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि यह होल पार्ट है। ये क्या है, होल पार्ट है, और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू मैं पता करने के लिए कहूं तो आप कहोगे कि 3 में 1/2 जोड़ दो, तो क्या आएगा, 2 LCM होगा, 3 प्लस 2 1 जा 2, सॉरी 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2 होगा। समझ में आया, वही बात हुई, 7/2 के ही हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा था। अब जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमको फ्रैक्शन में बदलना था तो हम लोग क्या करते थे, आप लोग ऐसे करते थे कि इस 2 का, जैसे 3 होल 1/2 है तो इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करते थे,
फिर इसके बाद इसमें क्या करते थे, ऐड करते थे। इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिखते थे कि 2 × 3 + 1, ऐसी 7 को आप लिखते थे, ऐसा ही होता था ना। देखिए अब इसी 7 को, इस 7 और 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 7 और 2 को 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को यूक्लिड साहब ने बहुत अच्छे से केयर किया और बताया कि ये क्या है, ये एक लेमा है जिसकी कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, एक डिवीजन लेमा है। और देखिए अब आपको हम बताते इसी की मदद से, इन्हीं बातों की मदद से आपको यह जो यूक्लिड डिवीजन लेमा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, हम कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी ले लेते हैं। तो देखिए हमने भी 2 पॉजिटिव इंटीजर 7 और 2 लिया है, देख लीजिए, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक, अगर ऐसा होता है कि अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं तो उनके बीच में एक यूनिक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा Q और R, जिसके बीच में रिलेशन क्या होगी, A = BQ + R। देखिए A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर थे और इनके बीच में बताया कि इनको ऐसा नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा A = BQ + R। तो देखिए 7 और 2 था, तो इनके बीच में 7 और 2 2 इंटीजर हैं और एक नंबर Q भी एग्जिस्ट किया और एक R भी एग्जिस्ट किया। तो Q = 3 है और R = 1 है। इस बात पे आप गौर कीजिएगा कि यूनिक होगा, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी निकालेगा इसको तो यहाँ पे 3 1 होगा और जब यहाँ पे निकालेगा तो 2 × 1 + 3 होगा, ऐसा नहीं होगा, वो यूनिक नंबर होगा, ठीक है। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो यही बात आप लोग यहाँ पर तो देख ही लिए थे, लेकिन इसको केयर करके उसको लेमा बना दिया, उन्होंने बता दिया कि यह इसकी कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। क्या कि अगर 2 कोई गिवन पॉजिटिव इंटीजर A और B हैं तो एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा Q और R, जिसके बीच में रिलेशन क्या होगा, A = BQ + R। अब बात आती है, और जब ये बात इन्होंने बता दिया तो कहा कि जो A होगा, अगर ऐसे लिख दे रहे हैं किसी नंबर को, किसी 2 नंबर A और B को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो A को हम कहेंगे कि A डिवाइडेंड है। क्या है, डिवाइडेंड है। B क्या है, डिवीजर है। Q क्या है, कोसेंट है। R क्या है, रिमाइंडर है। आप लोग को इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए अब कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ बातें हैं, वो बात भी आप केयर किए होंगे। जैसे अभी पहले जनरल नंबर से हम वो बात समझाते हैं, फिर वो जो दिए हैं वो भी बात देखिएगा कि वो क्यों कहे थे। सॉरी, 7 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब ये देखिए क्यों रिमाइंडर 1 ही बचा, क्यों नहीं 2 बच गया, क्यों नहीं 3 बच गया। अगर सपोज यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाता तो इसका मतलब क्या होता कि यहाँ पर कब बचेगा, जब यहाँ पे 8 होगा, जब यहाँ पर 8 होगा, और जब 8 होगा तो इसका मतलब एक बार और डिवाइड चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए ये कहा गया कि कभी भी जो रिमाइंडर आएगा, कभी भी जो रिमाइंडर आएगा वह इस डिवीजर से हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। और देखिए, और कभी भी रिमाइंडर आएगा भी तो कम से कम 0 आ सकता है, उससे कम भी नहीं आ सकता है। अभी आप देखे थे कि अगर मैं नंबर 8 हो जाए तो आप इसे डिवाइड करो, 2 4 जा 8, अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे कम रिमाइंडर भी नहीं आ सकता है।
देख रहे हैं ना। अगर इससे रिमाइंडर अगर आप इससे बड़ा करोगे इस डिवीजर से तो और बार डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो एक कंडीशन है कि जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा और इस डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा। डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा। और डिवीजर हमने यहाँ पे क्या लिया है, आप देख लीजिए b लिया है, इसलिए लिखा है कि जो रिमाइंडर है वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 होगा और या तो डिवीजर से छोटा होगा। अगर हमने उल्टा बोल दिया हो तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा या तो डिवीजर से छोटा होगा, यही बातें होंगी। ठीक है। और ये 0 और हमने रिमाइंडर क्या लिया है, r लिया है, डिवीजर क्या लिया है, डिवीजर b लिया है, यही बात उन्होंने बताई है यहाँ पर। और एक बात और आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे 2 को हमने 7 से जब डिवाइड किया था तो 2 3 जा 6 1। अब आप लोग ये भी दे सकते हैं कि जो ए डिवाइडेंड है, ये डिवाइडेंड कभी भी कोसेंट के बराबर नहीं हो सकता है। डिवाइडेंड ए है और ये क्या है, ये कोसेंट क्यू है। ठीक है। ये जो कोसेंट हमेशा क्या होगा, डिवाइडेंड से हमेशा छोटा होगा। एक शर्त पे क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। वो शर्त क्या है आप लोग देख लीजिए। मान लो कि ये कब, ये कोसेंट 7 कब आएगा, आप बताओ, सोचो कि कोसेंट 7 कब आएगा। मैं कह रहा हूं कि डिवीजन और कोसेंट बराबर हो सकता है, सॉरी डिवाइडेंड और कोसेंट क्या होगा, बराबर हो सकता है। कब बराबर होगा, क्या कंडीशन होगी, बस एक ही कंडीशन है कि जब यह जो डिवीजर है ना ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है। मतलब जब किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो जो डिवाइडेंड है वही वैल्यू कोसेंट की आएगी। ये बस एक ही कंडीशन है। ठीक है। तो जनरली जो हो कोसेंट होता है वो डिवाइडेंड से छोटा होता है, केवल एक कंडीशन में क्या होता है, बराबर होता है। वो कंडीशन यही है कि जब कोसेंट ए के बराबर तभी होगा केवल और केवल जब क्या हो, डिवीजर क्या हो, 1 हो, 1 के बराबर हो। समझ में आ गया ये बात। तो ये बात आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अभी हम आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा बताए, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। अब अगला हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम यह वर्ड जो है आपके लिए नया होगा, इसको हम आपको बताते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम क्या होता है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, मतलब कि स्टेप कई स्टेपों का सीरीज होगा, लेकिन जो वो स्टेप होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे। मतलब वो पहले से डिफाइंड होंगे कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। वेल डिफाइंड स्टेप कहने का मतलब यही है। ठीक है। तो मतलब एल्गोरिदम जो होगा ये कई स्टेप का सीरीज होगा, जो कि वो स्टेप वेल डिफाइंड होंगे, पहले से डिफाइंड होंगे। और वो स्टेप क्या करेंगे, एक मेथड देंगे जो कि सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या होगा, हमें मदद मिलेगी। ठीक है। तो एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप व्हिच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम स्टेपों का सीरीज होगा जो कि वेल डिफाइंड होगा, पहले से डिफाइंड होगा। वो क्या देगा, हमें एक मेथड देगा सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब बात आती है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वर्ड जुटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होंगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप होंगे जो कि वेल डिफाइंड स्टेप, मतलब पहले से डिफाइंड होगा कि स्टेप 1 में ये करेंगे, स्टेप 2 में ये करेंगे, स्टेप 3 में ये करेंगे। तो बात समझ में आ गई कि इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में कुछ प्रॉब्लम होगी, उससे हमें सॉल्व करना होगा।
और उसमें हमें पता होगा कि कौन स्टेप पहला कैसे कौन करना है, स्टेप सेकंड कौन करना है, ठीक है, क्योंकि वेल डिफाइंड स्टेप होंगे, क्योंकि इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वर्ड जुटा हुआ है। अब देखते हैं क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में। इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि एक प्रॉब्लम कौन सी सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। ये ऐसा प्रॉब्लम है कि दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर होंगे, उनका एचसीएफ पता करने के लिए। बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम हमारी क्या है कि दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन होंगे और उनका हमें एचसीएफ पता करना होगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब देखते हैं। अब वो दो नंबर हम मान लेते हैं ए और बी, लेकिन उस ए और बी में हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जो ए होगा वो बी से बड़ा होगा, ठीक है। अब ये समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा कंडीशन क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें अब कुछ स्टेप होंगे, बताया। प्रॉब्लम तो समझ में आ गई क्या प्रॉब्लम है। अब कुछ वेल डिफाइंड स्टेप होंगे, ठीक है। अब वो स्टेप क्या है दिए गए हैं नीचे। पहला स्टेप क्या है देखिए। पहला स्टेप पहले स्टेप में हमें ये करना है कि ऑन डिवाइडिंग ए एंड बी, मतलब ए को बी से डिवाइड करना है। अभी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़े हैं कि दो नंबर हो और अगर वो दो नंबर हैं तो उन दोनों नंबर के बीच में एक Q और R होल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो उनके बीच में रिलेशन कुछ इस प्रकार से होंगे, A बराबर BQ प्लस R। तो अगर हम A को B से डिवाइड करेंगे तो हम क्या पाएंगे, एक क्वोशेंट पाएंगे Q, एक रिमाइंडर पाएंगे R, ठीक है। और किस प्रकार से पाएंगे कि A बराबर BQ प्लस R, उनके बीच में रिलेशन होगा और R जो है वह 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा और B से, B का मतलब डिवीजर जो है उससे छोटा होगा। अब देखिए इसी के बेसिस पे क्या होगा, दो केस होंगे, R इक्वल टू 0 होगा या तो R नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आप देखिए जैसे मैंने 3 और 6 ले लिया, ठीक है। 3 और 6 ले लिया तो 3 और 6 ये पूरा 3 जो है पूरा डिवाइड कर देगा 6 को, मतलब रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0 हो गया। देख लीजिए एक केस हो सकता है, या तो मैं ए ले लूँ, अभी उसको छोड़ी, उसकी ज़रूरत नहीं, रिमाइंडर 0 कुछ भी ले सकते, 3 है और 7 है तो 3 2 जा 6 1, 3 और 7 ऐसा नंबर लिया उसका रिमाइंडर 0 नहीं है, ये भी देख लिए आप लोग। तो दो केस हो गए। अब बात आती है कि इफ़ R इक्वल टू 0, यदि रिमाइंडर 0 हुआ तो क्या होगा। यदि हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि दो नंबर A और B हैं और उन A और B का हमें एचसीएफ पता करना है। तो यदि रिमाइंडर उसका 0 हो गया, ठीक है, तो R रिमाइंडर जब ही 0 होगा तो उसका A और B का जो एचसीएफ होगा वो B हो गया। तो हमारा प्रॉब्लम यहीं ख़त्म हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो गया, क्योंकि एचसीएफ A और B का पता करना था। तो यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ A और B का एचसीएफ क्या होगा, B आ जाएगा। अब बात आती है कि A और B का एचसीएफ A क्यों नहीं है, B क्यों आ गया। तो इस बात को हम आपको समझा देते हैं, इसी 3 और 6 के बेसिस पे ही आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं कि 3 और 6 वो नंबर है, ठीक है। अब आप देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का डिफिनीशन यह होता है कि इस 3 और 6 का ऑफ कॉमन फैक्टर, मतलब 3 और 6, 3 को लिख सकते हो 1 इंटू 3 और 6 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। मतलब 3 और 6 का वो कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे और हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट तो 6 है, लेकिन एक 6 अपने को तो कर लेगा लेकिन 3 को नहीं करेगा, लेकिन 3 जो है ये 3 को भी कर लेगा और 6 को भी कर लेगा, और 3 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे। 3 से बड़ा फैक्टर और कोई नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए इसीलिए कंडीशन लगाया गया था कि 3 इज ग्रेटर देन 6, मतलब कि A इज ग्रेटर देन
बी। तो जो छोटा होगा वही क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। तो ए और बी में छोटा कौन है, बी है, इसलिए एचसीएफ क्या हुआ है, बी हुआ है। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अब देखिए, अब दूसरा केस हमारा है कि रिमाइंडर जीरो न हो। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो मान लेते हैं 3 और 7। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो क्या करना है, देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। अब हमारा ए का काम खत्म हो गया। अब जो बी है और जो आर है, अब उसका काम होगा। अब बी और आर में अब डिवीजन लेमा हम लगाएंगे, ठीक है। जब बी और आर में डिवीजन लेमा लगाएंगे तो फिर हमें एक क्यू मिलेगा, एक आर मिलेगा, ठीक है। तो फिर अगर आर जीरो आ जाएगा तब हमारा एचसीएफ तो वही हो जाएगा जो उसको डिवाइड किया रहेगा, जो उस समय डिवीजर होगा, ठीक है। अगर नहीं जीरो आता है तो फिर इसी प्रोसेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जब तक कि रिमाइंडर क्या जीरो न, रिमाइंडर जीरो आ जाए। मतलब इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू आप करोगे जब तक रिमाइंडर जीरो न आ जाए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए 3 और 7 ले लेते हैं, देखते हैं जो बात का है, छोटा सा एग्जांपल। अब देखिए 3 और 7 था नंबर। हमारा पहला स्टेप है कि इस 3 और 7 है तो 3 इसमें देखिए आप ए और बी 2 नंबर हो गए, और जो बड़ा है वो ए रहेगा। जो बड़ा है वो ए ले लेते हैं, जो छोटा है बी, डिफिनीशन के हिसाब से देखिए, है ना। ए ग्रेटर दैन बी है, मतलब 7 ग्रेटर दैन 3 है। तो इस 7 को आप लिख सकते हो कुछ 3 × 2 + 1 लिख सकते हो। मतलब कि ए हो गया, ए बी हो गया, ए क्यू हो गया, ए आर हो गया, मतलब रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। अब ये रिमाइंडर जब 1 आ गया तो अब हमें, अब हमारा ये है कि अब बी और आर में डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बी कौन सा है, 3 है, और रिमाइंडर क्या है, 1 है। फिर अब क्या लेंगे, जो बड़ा होगा उसी को अब लिखना है। तो यहाँ पे 3 ग्रेटर दैन 1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इस 3 को लिख सकते हो आप, देखिएगा 1 × 3 + 0 लिख सकते हो। मतलब अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसमें डिवीजर क्या है, इसमें डिवीजर 1 है। हर समय जब भी रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो हमारा डिवीजर हो रहा है वही क्या हो रहा है, फाइनली एचसीएफ हो रहा है। इस समय भी आप देखिए जो डिवीजर था ए और बी में, डिवीजर कौन था, बी था, तो एचसीएफ वही हुआ कि नहीं, जो छोटा था, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए डिवीजर कौन है, 1 डिवीजर है और 1 छोटा भी है, तो ये क्या होगा, इसका 1 एचसीएफ होगा। मतलब कि अगर मैं कहूँ तो एचसीएफ 3 और 7 के एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। मतलब 1 वह नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर देगा, और 1 से बड़ा और कोई नंबर नहीं है। ये बात हमको लगता है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब और कुछ बताने की अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हो सकता है कि अगले लेक्चर में एक स्टेप बाय स्टेप एक अच्छा एग्जाम्पल लेकर के आपको करा दे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।